CSIR नेट एग्ज़ाम, राइट? केमिस्ट्री से जो भी बच्चे CSIR नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हमारा पहला होगा CSIR नेट जून 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। नेट एक पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसकी हेल्प से हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, राइट? जो बच्चे एमएससी कर चुके हैं या एमएससी फाइनल ईयर में है, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमारा बी पार्ट से हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। जो पहले 20 क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे जर्नल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ हम फोकस करेंगे अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 बी पार्ट से। बी पार्ट हमारा 2 मार्कर क्वेश्चंस को कंटेन करता है, एंड एक और थर्ड पार्ट होता है हमारा सी पार्ट, जिसमें हमारे सब्जेक्ट के ही 4 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, द इनकरेक्टली डिस्क्राइब एन आइडियल डिटेक्टर इन गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन है ये हमारा, जो कि आइडियल बिहेवियर डिनोट करता है, ऐसा बताना है हमें, राइट? पहला ऑप्शन क्या कहता है, द एडिक्वेट सेंसिटिविटी शुड बी इन रेंज 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -15 ग्राम सोल्यूट। मतलब एक अच्छी टेक्निक है ये, क्या है देखो, कितनी कम रेंज, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -15 ग्राम, बहुत माइन्यूट अमाउंट को भी ये मेजर कर पा रही है। मतलब क्या है, टेक्निक हाईली सेंसिटिव है, हमें बेटर रिजल्ट देगी। तो ये तो करेक्ट है। इसके लिए हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, आंसर नहीं होगा ये। देन सेकंड ऑप्शन देखो, इट हैज़ ए शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो रेट। हमें तो ऐसी ही टेक्निक चाहिए ना, जो कि कम टाइम में बेटर रिजल्ट दे। सैंपल भी कम रिक्वायर्ड हो, सैंपल कम रिक्वायर्ड मतलब हाईली सेंसिटिव टेक्निक हो, साथ में कम टाइम कंज्यूमिंग हो, और एक बेटर रिजल्ट निकाल के दे। तो ये तो उसकी खासियत हो गई, अच्छी बात हो गई। देन थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव ऑफ सैंपल। मतलब ये हमारे सैंपल को भी ख़राब नहीं करती। ऐसे टेक्निक्स को तो हम वेलकम करते हैं, कि देखो, जहाँ लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहाँ बहुत माइन्यूट अमाउंट में कुछ भी बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। अगर टेक्निक ऐसी हुई कि हमारा सैंपल ख़राब हो गया, तो हम उस पे टेस्ट बहुत कम लगा पाएंगे। अगर किसी भी क्रोमेटोग्राफी या कोई भी ऐसी टेक्निक जो उसको एनालाइज कर रही है और सैंपल को ख़राब भी नहीं कर रही, तो वैसी टेक्निक तो हम फॉलो करेंगे ना, ताकि हम उस सैंपल का फर्दर यूज़ कर सकें। तो ये भी एक क्वालिटी हो गई इसकी। देन क्या कहता है फोर्थ ऑप्शन, देयर इज ए लीनियर रिस्पॉन्स टू ए 10 फोल्ड चेंज ओनली इन डाइल्यूट, ओनली इन सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और हमारा आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर है। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी। इसमें क्या क्या कहा है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन में लीनियर चेंज आएगा विद टाइम। मतलब कुछ ऐसे, ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है एक्सपोनेंशियल चेंज भी आ जाए, 10 फोल्ड चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स वाई एंड जेड आर 3 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट है इन द सेकेंड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल विद एफिनिटीज। एफिनिटी की वैल्यू दे दी हमें -15, -142 एंड -333 रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इज। देखो, हमें 3 कंपाउंड दिए हैं, सॉरी 3 एलिमेंट दिए हैं, नाम नहीं बताया। एलिमेंट क्या दिए हैं इसने, एक्स, वाई एंड जेड, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है -15 किलो जूल पर मोल, -142 एंड लास्ट वाले की -333। तीनों की यूनिट सेम। एक बार हम डाटा डाटा देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे इसने ये डाटा दिया है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम एटम के अंदर ऐड करेंगे, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट?
अब इलेक्ट्रॉन ले तो ले लेकिन पास ना रख पाए अपने, अगर उसका साइज छोटा है एलिमेंट का, पास नहीं रख पा रहा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। देखो यहाँ पे Z क्या है, Z के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है, ये अपने पास रख सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरी Z की सबसे ज़्यादा है, दिख रहा है वो हमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो ये हैज़ मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इसी की है अपने पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, राइट। और टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ साथ ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। देखते हैं अभी एक बार अपना क्वेश्चन के ऑप्शंस रीड करते हैं, यहीं पे हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। 2 मार्कर क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, वाई हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वाई की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। देन एक्स हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, एक्स हैज़ हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, देन जेड हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पॉइंट से हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है कि हमारा फोर्थ करेक्ट आंसर होगा, हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड की सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन अपने पास कौन रखेगा, जो अपने पास बुला पाएगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा जेड। बट एक बार बाकी के 3 ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है वो इस पॉइंट को देख के इस डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर सकता है। बट एक बार पूरा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो हमें अगर क्वेश्चन सीधा टिक करना होता तो हमारे लिए 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाता है ऐसे, लेकिन डिटेल में एक बार इसको देख लेते हैं। देखो हमें पहले ही मेंशन किया है पी, तीनों पी ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। और साथ में क्या है, सेकेंड रो के एलिमेंट है। सेकेंड रो कौन सी होती है हमारी, देखो सेकेंड रो का मतलब लिथियम, बेरिलियम, देन ये तो है मेरे एस ब्लॉक के सेकेंड रो में। फिर डी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट नहीं आता, सीधा पी ब्लॉक में आते हैं हमारे बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। ये क्या है, मेरी सेकेंड रो होती है पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड रो के एलिमेंट है, ये क्या है, दोनों मेटल्स हैं, लिथियम एंड बेरिलियम। दोनों क्या है हमारी, 1 मिनट पे, लिथियम एंड बेरिलियम। पहली बात तो ये दोनों मेटल्स हैं, कि मेटल्स के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, अट्रैक्ट नहीं करती। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसने खुद ही मेंशन किया है कि क्या है वो, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये तो एस ब्लॉक है, तो इनको तो हम छोड़ देंगे, इनको डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। देखते हैं अभी, पी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम ब्लॉक में यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला के रखने की टेंडेंसी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा, टेंडेंसी बढ़ गई। नियन है वो एक नोबल गैस है, उसको छोड़ दो, क्योंकि नोबल गैस तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट फुल्ली फिल्ड होता है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम। बात करें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की, ऐसे ही मैं इसमें से कुछ भी एक रैंडमली 3 एलिमेंट उठा लेती हूँ। कोई भी मेरा एक्स है, वाई है एंड जेड है। मैंने मान लिया एक्स है मेरा नाइट्रोजन, वाई है ऑक्सीजन एंड जेड है मेरा फ्लोरीन, उठा लिया ऐसे कुछ भी। तो इनकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3, राइट। 2p3, ये क्या होएगी, 2p4, ये होएगा 2p5। सही बात है, यही होगी ना। मैंने ऐसे ही रैंडमली इसने बोला है एक्स वाई जेड तीनों पी ब्लॉक एलिमेंट है, सेकंड रो के एलिमेंट है ये, जिनकी हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है। मैंने ऐसे रैंडमली बना लिया इसको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओके। इनकी तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब अपने अपने ऑप्शन रीड करो। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है मेरा, वाई हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू दिस मेरा वाई क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये मेरा क्या होगा, 2p3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2p3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगी मेरी एक हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किसमें, 2p3 में। एक मिनट भाई, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा 2p3 में। 2p3 क्या है, एक हाफ शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ शेल तो स्टेबिलिटी लाती है ना, तो ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी देगा, इजीली दे देगा, मतलब इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट नहीं होगी, यही है ना। देखो ऑप्शन वन मेरा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ये आंसर नहीं होगा। बात करें सेकंड ऑप्शन की, एक्स हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, यही कहता है। अब एक्स देखो, एक्स में क्या है, 2p3, ऑक्सीजन में है 2p4, और जेड क्या है 2p5, तो जेड में हुए ना आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, एक्स हैज़ हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, देखो जिसके पास इधर से इधर हम जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, तो जेड की हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी होगी ना, क्योंकि फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इसकी क्या होगी, प्रोटॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। और देखो यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी दी है मुझे, -15, -142 एंड -333, तो ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया ना, ये तो प्रोटॉन को इजिली अट्रैक्ट कर लेगा। देन फोर्थ स्टेटमेंट, जेड हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है, जो हमने माना है इसको, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी सबसे ज़्यादा होती है हमारी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों तरीके से मैंने आपको इसे समझा दिया है, अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हल्का सा दिमाग लगाना था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है, रीड करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डीसल्फ्यूरेशन ऑफ फ्यूल गैस, SO2 is passed through an absorber containing slacked line in the presence of oxygen O2. The final product is, फाइनल प्रोडक्ट पूछा है हमसे, कुछ भी नहीं है मुश्किल इसमें, ये डायरेक्ट क्या है, हमारी जिप्सम की फॉर्मेशन है। स्लैक्ड लाइन, स्लैक्ड लाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। जब इसकी हम SO2 पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारी होती है स्लैक्ड लाइन, सॉरी स्लैक लाइन, ये है स्लैक लाइन की। जब हम SO2 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारी होती है जिप्सम की फॉर्मेशन। जिप्सम क्या होता है हमारा, CaSO4.2H2O, ये क्या है मेरा, जिप्सम। जिप्सम की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, जिप्सम फॉर्मेशन से, इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है, रीड करते हैं हम एक बार इस क्वेश्चन को। वैल्यू ऑफ हैमेट सब्सटीट्यूएंट, हैमेट सब्सटीट्यूएंट को किससे दिखाते हैं हम, सिग्मा से। फोर पी मतलब पैरा मिथॉक्सी ग्रुप इज -30, माइनस सॉरी 0.30, if the pKa of benzoic acid is 4.19, then that of para-anisic acid is, हमें हैमेट कांस्टेंट दिया है जब पैरा पोजीशन पे OMe ग्रुप जुड़ा हो, और साथ में हमें बेंजोइक एसिड का pKa दिया है। हमसे पूछा क्या है, पैरा एनिसिक एसिड का वैल्यू पूछी है हमसे, राइट, हैमेट कांस्टेंट की। सबसे पहले तो इस इक्वेशन में हमें पता होनी चाहिए कि बेंजोइक एसिड क्या होता है और पैरा एनिसिक एसिड हमारा होता क्या है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम। देखो बना लेते हैं हम एक बारी। हमें pKa दिया है किसका, बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा लगा है ग्रुप, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है भाई, ग्रुप लगा है COOH। ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड, एसिड है, H प्लस आयन दे सकता है। बेंजोइक एसिड के लिए हमें वैल्यू दी है 4.19।
राइट। साथ में हमसे पूछी है पैरा एनिसिक एसिड की। अब देखो पैरा एनिसिक एसिड क्या होता है, बना लेते हैं हम एक बारी। देखो बेंजीन रिंग और उसके ऊपर हमारा एसिडिक ग्रुप तो होगा ही होगा, और यहाँ पैरा पोजीशन पे मेरा लगेगा ओ एम ई ग्रुप। ये क्या है, पैरा एनिसिक एसिड। ओ एम ई ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है। जब ये अपना अगर H पॉजिटिव आयन दे देता है, H पॉजिटिव आयन देने के बाद एसिड है, H पॉजिटिव आयन इजीली लूज कर देता है, तो यहाँ पे आएगा COO नेगेटिव और यहाँ पे मेरा बचेगा OMe, राइट। अब OMe क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो ये रिंग में दे सकता है। OMe इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, किससे, रेजोनेंस से, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस m से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर हम इससे H पॉजिटिव आयन को डोनेट करवा देंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है COO नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा, डीस्टेबलाइज कराएगा, राइट। डीस्टेबलाइज कराएगा, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जहाँ पे एसिडिटी की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी मेरी किसकी ज़्यादा होगी, बेंजोइक एसिड की ज़्यादा होगी कि एनिसिक एसिड की, बेंजोइक एसिड की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एनिसिक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड मेरा ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एनिसिक एसिड, तो pKa किसकी ज़्यादा होगी, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। मतलब pKa मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH के, राइट। तो pKa मेरी ज़्यादा होगी एनिसिक एसिड की। एनिसिक एसिड इज मोर देन pKa ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करो अपने, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू दी है, बेंजोइक एसिड की वैल्यू है मेरे पास 4.19, राइट। तो वो 4.19 से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब देखो सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा, कट कर दिया, थर्ड भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू 4.19 से कम है। अब दो वैल्यू, एक तो 4.49 और एक 4.79, ये ज़्यादा है, फर्स्ट और फोर्थ में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब कैसे सॉल्व करें इसको, देखो बेंजोइक एसिड की हमें वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4.19, और साथ में अगर पैरा पोजीशन पे OMe ग्रुप जुड़ा है तो उसकी वैल्यू दी है हमें -0.30। ये क्या होगी इसमें, माइनस माइनस ऑफ 0.30। ये माइनस क्यों हो रही है, क्योंकि ये इसको क्या करा रहा है, डिस्टेबलाइज करवा रहा है, इसलिए ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। OMe ग्रुप बेंजोइक एसिड अगर H प्लस आयन दे देता है तो ये इसको डिस्टेबलाइज कराता है, इसलिए हम इस वैल्यू को करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट, और ये ऑलरेडी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस ऑफ 0.30। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 4.49 इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, सिर्फ यही पता करना है कि हैमेट इक्वेशन वगैरह जो है ठीक है, बट जो ये OMe ग्रुप है ये इसकी H पॉजिटिव आयन लूज करने की टेंडेंसी को घटा देगा, इसको डीस्टेबलाइज करा देगा। डीस्टेबलाइज करा देगा तो ये नॉर्मल वैल्यू में से जो हमें दी हुई है बेंजोइक एसिड की उससे कम होएगा, कम होएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का पार्ट है, मुश्किल नहीं होगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, बट घबराना नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है हमारा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या कहता है 25 क्वेश्चन, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ईच phosphorus center in P4O6 एंड P4O10 रिस्पेक्टिवली, कितने फॉस्फोरस ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये हमें ये बताना, सॉरी कितने ऑक्सीजन, राइट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ईच फॉस्फोरस, हर एक फॉस्फोरस से कितने ऑक्सीजन बाइंडेड है, हमें सिर्फ इतना बताना है। P4O6 एंड P4
O10 में। सबसे पहले तो आपको फॉस्फोरस का जो इनऑर्गेनिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है नेचर में वो पता होना चाहिए। फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है हमारा एज ए P4। P4 की अगर हम स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो कुछ देखो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। फॉस्फोरस, देन ये नेक्स्ट फॉस्फोरस, देन नेक्स्ट फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरस। साथ में ये फॉस्फोरस इसके साथ बॉन्डेड होता है। सारे फॉस्फोरस आपस में लिंक होते हैं ऐसे। ये मेरा P4 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अगर हम बनाए P4O6 एंड P4O10, इनमें ही बताना है ना हमें। देखो P4O6 में एंड P4O10 में स्ट्रक्चर बनाते हैं P4O6। 6 ऑक्सीजन है तो बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा यही बनेगा। P, यहाँ पे P, यहाँ पे फॉस्फोरस, P, यहाँ पे फॉस्फोरस। अब जितने भी P और P बॉन्ड थे उन सब के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करते चले जाओ। जैसे ये मेरा P और P बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, ये एक बॉन्ड। देन ये सेकंड बॉन्ड था, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट, दूसरी ऑक्सीजन, ये तीसरी ऑक्सीजन, ये मेरी चौथी ऑक्सीजन, पांचवी इस बॉन्ड के बीच में एग्जिस्ट कर दी। देन छठी मेरी इस P और P बॉन्ड के बीच में एग्जिस्ट कर दी। ठीक है। ये हमने सारी ऑक्सीजन्स को प्लेस कर दिया। गिन लो, देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बन गया मेरा P4O6। तो किसी भी एक फॉस्फोरस एटम को उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये वाला फॉस्फोरस ले लिया, इससे कितनी ऑक्सीजन बॉन्डेड है? ये 1 2 एंड 3। टोटल मेरी यहाँ पे एक फॉस्फोरस से 3 ऑक्सीजन बाइंडेड है। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट बना लो P4O10। ठीक है। 6 ऑक्सीजन तो मेरी यहाँ पे मैंने ऐसे प्लेस कर दी थी। ये का ये बेसिक स्ट्रक्चर ही दोबारा बनेगा। बना लो। यहाँ पे मेरा फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। नेक्स्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, सॉरी फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन। ये हो गई मेरी प्लेस हो गई 6 ऑक्सीजन, राइट। अब बच गई 4 और ऑक्सीजन। 4 को कैसे प्लेस करेंगे? हर एक फॉस्फोरस के साथ एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा ऐसे। ये है मेरा P4O10 का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब किसी भी एक फॉस्फोरस को उठा लो। मैंने इसको उठा लिया, कितने ऑक्सीजन बाउंड है इससे? ये 1 2 3। पहले भी 3 तो थे ही, और ये चौथा। एक फॉस्फोरस से यहाँ पे कितने ऑक्सीजन लिंक है? 4 ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे लिंक है। ये है मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। P4O6 में 3 ऑक्सीजन बाउंड है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बाउंड है एक ऑक्सीजन से। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है। द सिल्वर सॉल्ट विद हाईएस्ट solubility प्रोडक्ट KSP इन वाटर इज। हाईएस्ट solubility प्रोडक्ट किसका होगा मेरा? यही डिस्कस करना है इस। देखो हमें सिल्वर सॉल्ट दिए हैं, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, राइट। और हमसे पूछा क्या है कि हाईएस्ट solubility प्रोडक्ट इनमें से किसका होगा, राइट। देखो ये हमारा जो KL कपूर है उसमें डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है। वैसे तो सबसे ज़्यादा solubility प्रोडक्ट होगा मेरा AgF का, फिर AgCl का, फिर AgBr का, देन हमारा सबसे कम solubility प्रोडक्ट होगा AgI का। सो डायरेक्ट आंसर बनता है मेरा इससे AgF, ऑप्शन नंबर थर्ड। बट एक बार इसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं। रीज़न भी तो पता होना चाहिए ना हमें। ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ हम ऐसे क्रैम करके रखें। ये डाटा आप किसी को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो रीज़न के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो मेरा सिल्वर सॉल्ट दिया हुआ है, मैंने ले लिया कुछ भी AgX, सारे हेलोजन है, एक्स मैंने कुछ भी मान लिया हेलोजन का सब्स्टिट्यूएंट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। जब हम इसको वाटर में सोल्यूबल कराएंगे तो ये टूटेगा किस में? Ag पॉजिटिव में और साथ में X नेगेटिव, राइट। इतना समझ में आया। इनिशियली ये सोल्यूबल नहीं है तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी हो गई 0 0,
जब ये कंपाउंड सॉल्युबल होना स्टार्ट हुआ, मैंने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, एस की भी, सॉरी इसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, एस। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, के एस पी इक्वल टू होता है मेरा एक्स रेज टू द पावर एक्स एंड वाई रेज टू द पावर वाई एस रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। एक्स एंड वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कटायन यानी यहाँ पे 1 है एंड कोफिशिएंट ऑफ अनायन 1, तो 1 की पावर 1 फर्क नहीं पड़ेगा। देन वाई भी 1 है, 1 रेज टू दी पावर 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या के एस पी क्या आ जाएगा मेरा, के एस पी इक्वल्स टू एस रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई मतलब 1 + 1 2, ये मेरा इसका के एस पी आ जाएगा। ठीक है, के एस पी आ गया। अब देखो यहाँ पे के एस पी का हमें ऑर्डर निकालना है। ये वैसे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कि के एस पी का फॉर्मूला क्या होता है और यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए के एस पी क्या आएगा। हमें निकालना है इसका ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालें, जितना जल्दी आयंस का ब्रेकेज हो जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। मोर इजीली द आयंस ब्रेक, मोर इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मोर द ease ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज या फिर मोर द ease ऑफ आयन फॉर्मेशन लिखते हैं, आयन फॉर्मेशन, मोर इज द मोर इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर लिखूँ के एस पी। अब हमारे पास कंपाउंड दिए हैं क्या, ए जी एफ, ए जी सी एल, ए जी बी आर एंड ए जी आई, राइट। अब हम तो पुराने कॉन्सेप्ट पे टिके रहते हैं कि फ्लोरीन स्मॉल साइज इजी बॉन्ड बनाएगा, अच्छा बॉन्ड बनाएगा, तो इसके लिए तो बॉन्ड ब्रेक से मुश्किल होगा। ए जी आई आयोडीन बड़ा साइज का होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा ए जी पॉजिटिव है वो क्या है, एक सॉफ्ट मेटल है, राइट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम इसको, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस। एजी पॉजिटिव क्या है हमारा, एक सॉफ्ट मेटल है। और फ्लोरीन क्या है, एक हार्ड मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमारी सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है। मतलब जो आयोडीन है मेरा वो सबसे सॉफ्ट है और एजी भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। सॉफ्ट सॉफ्ट मिलके ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं हमारे, राइट। तो बना दो, यहाँ पे मेरा जो बनेगा ए जी आई, ए जी भी सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट, ये बनेगा एक स्टेबल कंपाउंड, राइट। अब स्टेबल कंपाउंड बनेगा तो इसके बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर की, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी ए जी आई की, फिर होगी हमारी ए जी बी आर की, देन होगी ए जी सी एल की, और सबसे कम स्टेबल होगा मेरा ए जी एफ। ठीक है, सबसे कम स्टेबल होगा मतलब इजीली आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और इसके लिए ही मेरा क्या होगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हाईएस्ट होगा। इजीली आयंस में ब्रेक होगा, आयंस में इजीली ब्रेक होगा मतलब ये सोल्यूबल भी ज़्यादा होगा। सो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट ट्रिक से भी बता दिया जो हमारे के एल कपूर में दी हुई है, और मैंने आपको ये पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करके भी बता दिया। कोई भी डाउट है वीडियो में पीछे जाके इसको रिपीट करके देख लेना, इजीली हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ओके, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इसको और आगे बढ़ाने का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। वैसे तो इसमें कुछ खास फिजिकल का है नहीं, रीड करते हैं बाकी, थोड़ा सा बस डाटा सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग टू सेट ऑफ डाटा। पहला सेट हमें दिया है ए सेट x1 x2 xn तक, बी सेट दिया है लैम्डा x1 लैम्डा x2 एंड लैम्डा xn तक। ठीक है, वेयर एक्स आई आर द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स एंड लैम्डा आर द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है।
द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा सेट। स्टैंडर्ड डेविएशन का और एवरेज वैल्यू का रेशियो हमें दे दिया आर बी एंड आर ए की फॉर्म में। इनका हमसे रिलेशन पूछा है, आर ए और आर बी के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका लेंदी बनेगा लिखने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें ए सेट दिया है, यहाँ से देखो ए सेट क्या है, x1 x2 अप टू xn, राइट। ये ए सेट दिया है। अगर मैं ए की मीन वैल्यू निकालूं, मीन क्या होता है, मीन हमारा होता है जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका सम, जितनी हमें ये रीडिंग दी है x1 प्लस x2 प्लस xn तक, राइट, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यही होता है ना। तो अगर हम मीन निकालते हैं ए सेट का, मीन को मैं दिखा लेती हूँ ए बार से। हमने निकाला मीन ऑफ MEAN, मीन किसका, एक मिनट भाई, मीन ऑफ ए सेट, मैंने इसको डिनोट कर लिया ए बार से। मीन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 ऐसे ही प्लस अप टू xn तक, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 अप टू n, मतलब डिवाइड बाई n आ जाएगा। ऐसे ही मैंने निकाल लिया मीन ऑफ बी। अब देखो बी सेट क्या था, उसके मीन को मैंने नाम दे दिया बी बार, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए बार ए का मीन, बी बार बी का मीन, ठीक है। ए बार ए का मीन और बी बार बी का मीन हो गया। देखो बी क्या है हमारे पास, बी का डाटा हमें दिया हुआ है लैम्डा x1 लैम्डा x2 अप टू लैम्डा xn तक। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, कर दो, यहाँ पे मेरा मीन हो जाएगा लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2, राइट, प्लस ये भाई हमारा लैम्डा है अप टू लैम्डा xn एंड डिवाइडेड बाई n। तो देखो यहाँ पे मेरा b बार जो है उसकी वैल्यू में से मैं लैम्डा पूरे में से कॉमन ले सकती हूँ। तो ये मेरे पास बचेगा लैम्डा इंटू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn एंड डिवाइडेड बाई n। अब ये देखो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है मीन ऑफ ए, ए बार वो क्या है मेरा, ये सेम वैल्यू है ना, तो मीन ऑफ बी मैं लिख सकती हूँ इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ मीन ऑफ ए, ये लिख सकती हूँ ना मैं इससे। देखो हमने मीन निकाला ही क्यों है, पहली बात तो मीन इसलिए निकाला, देखो यहाँ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज वैल्यू, इसलिए हमने मीन एवरेज वैल्यू एक ही तो बात होती है, इसलिए हमने यहाँ पे मीन में रिलेशनशिप फाइंड आउट की है, जो कि हमारी आई बी बार इक्वल्स टू लैम्डा ए बार। अब क्या बचता है हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करती हूँ। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा मेरा इक्वल होता है समीशन ऑफ, मतलब समीशन का मतलब होता है सम, समीशन ऑफ एक्स आई मतलब एवरेज वैल्यू, सॉरी कोई भी एक उसमें वैल्यू एक्स आई माइनस ऑफ एक्स बार मतलब उनका मीन, और कम इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई होता है मेरा एन, जो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स है, -1, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये मेरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन ए के लिए। देखो जो हमारा ए सेट था, यहाँ पे मेरा ये ए सेट ये है, ये वाला ए सेट है। ए सेट में जो मेरा एक्स आई है वो कोई भी एक आउटकम ले लेते हैं हम, x1 x2 xn तक कुछ भी, और जो इसका एवरेज है वो क्या है हमारा ए बार, रख दो इसमें इक्वेशन में। देखो ये क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ x1 एक्स आई कुछ भी एक आउटकम ले लिया मैंने ले लिया x1 माइनस ऑफ एवरेज, एवरेज क्या था ए बार, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने थे इसमें n-1। ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। ऐसे ही मैंने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट बी।
सेट बी में क्या होएगा मेरा समीशन कोई भी एक आउटकम, आउटकम में इसमें क्या था लैम्डा x1 लैम्डा x2 ये सब थे ना, तो इसमें ले लिया हमने लैम्डा x1 माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा एवरेज मतलब बी बार पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ आउटकम्स -1। ठीक है, अब जो हम इसमें पहले रिलेशनशिप निकाल चुके हैं, देखो ये वाला इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं ना, क्या है बी बार बी का एवरेज इक्वल है हमारा लैम्डा ए बार के, ये वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी, इसकी बी की जगह रख सकती हूँ मैं, बी बार इक्वल्स टू क्या है लैम्डा ए बार है मेरा, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो मेरा जो सिग्मा बी है वो चेंज होके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे है मेरा समीशन राइट, समीशन ऑफ लैम्डा x1, यहाँ पे लैम्डा x1 माइनस ऑफ जो मेरा बी बार है, बी बार की जगह मैं रख सकती हूँ लैम्डा ऑफ ए बार, अभी अभी हमने सॉल्व किया था, डिवाइडेड बाई n-1, सॉरी इसका पूरे का स्क्वायर भी है, और यहाँ पे मेरा स्क्वायर रूट ये आ गया। अब इसमें लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है, लैम्डा को मैं कॉमन ले लूँ, ले सकती हूँ ना, कर दो इसको सॉल्व एक बारी, लैम्डा है और ये पूरे का स्क्वायर है, तो लैम्डा स्क्वायर इससे बाहर आ जाएगा सिग्मा बी, और देखो स्क्वायर रूट से भी बाहर लेंगे, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा मेरा, देखो समीशन, यहाँ पे मेरा लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे मेरा x1 माइनस ऑफ ए बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। अब स्क्वायर रूट से लैम्डा स्क्वायर को बाहर लोगे तो लैम्डा बचेगा, सिग्मा बी मेरा आ जाएगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ x1 माइनस ए बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 और इनटू लैम्डा। ठीक है, क्या ये वैल्यू देखी देखी नहीं लग रही है भाई, x1 माइनस ए बार स्क्वायर डिवाइड बाई n-1, यही तो मेरा ये है सिग्मा ए राइट, तो मेरा क्या आ गया यहाँ से मेरा रिलेशनशिप आ गया सिग्मा बी इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ सिग्मा ए, आ गया ना ये रिलेशन, है ना। एक बार अपना क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था देखो, हमें तो रेशियो निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज वैल्यू का, सॉरी भाई देखो वैसे तो हमने सही किया है यहाँ तक, हमें लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज वैल्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो मेरा आ गया सिग्मा बी आ गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इसको अगर हम डिवाइड करवा देते हैं एवरेज से तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज वैल्यू का रेशियो ही निकालना है हमें। तो मैंने क्या किया सिग्मा बी को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे एवरेज ऑफ बी से, ठीक है करवा दो, सिग्मा बी मेरा ये आ गया, सिग्मा बी को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, देखो सिग्मा बी मेरा आया है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ x1 माइनस ए बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, ये मेरा आ गया सिग्मा बी राइट, देखो यहाँ से मेरा सिग्मा बी आ गया इनटू लैम्डा बी है, तो ये इनटू लैम्डा। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ एवरेज ऑफ बी बार से, बी बार से अगर हम डिवाइड करें तो देखो बी बार हमारा क्या आया था, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहे हैं हम डिवाइड, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पहले बोला है निकालना है रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विद एवरेज, तो इसके एवरेज के साथ जब हम रेशियो निकालेंगे इसको डिवाइड करेंगे हम बी बार से, तो हमारा बी बार के साथ हम पहले ही रिलेशनशिप फाइंड आउट कर चुके हैं, देखो ये रहा बी बार इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ ए बार, तो कर दो लैम्डा ऑफ ए बार से इसको मैं डिवाइड कर दूँ, बी बार की वैल्यू है हमारी ये, तो देखो यहाँ लैम्डा से लैम्डा मेरा कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे मेरा ओवरऑल बचेगा सिग्मा बी डिवाइडेड बाई बी बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ x1 माइनस ए एवरेज स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई n-1 और पूरा डिवाइड बाई है ए बार, और ये वैल्यू क्या है मेरी, ये वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए की, देखो यहाँ पे ये रही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए क्या है मेरा समीशन ऑफ x1 माइनस ए बार स्क्वायर डिवाइड बाई n1 माइनस n-1, यही है मेरा राइट, तो मेरा क्या आ गया सिग्मा बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू आ गया मेरा सिग्मा ए सॉरी ए बी बार और ये डिवाइड बाई ए बार, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी
डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ बी इक्वल आ गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ ए। और यही मेरे क्या थे क्वेश्चन में हमें दिए थे आर बी और आर ए, मतलब मेरा क्या आ गया आंसर, आर ए मेरा इक्वल होगा आर बी के। ये मेरा इसका क्या है करेक्ट आंसर। कोई कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ देखो रीड आउट करो इसको अच्छे से। पूछा क्या है इसने, दो सेट दिए हैं हमें ए एंड बी, और हमसे फिर आ जाओ लास्ट लाइन पे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज वैल्यू। तो हमने इसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली, पहले तो एवरेज ऑफ ए निकाल लिया, एवरेज ऑफ बी निकाल लिया, और दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। फिर ऐसे ही दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया हमने, देखो ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी निकाल लिया। फिर हमने उन दोनों को आपस में रिलेट करके ये रिलेशनशिप निकाल लिया। फिर हमसे पूछा है इन दोनों का रेशियो, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी को एवरेज ऑफ बी से डिवाइड कर दिया और एवरेज ऑफ बी की हमने वैल्यू पुट कर दी, राइट। यही किया ना हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी को हमने बी से एवरेज से डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली ए बार आ गया और ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। यही हमारे क्वेश्चन में था, देखो यही हमारे क्वेश्चन में था। आर ए एंड आर बी क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी डिवाइड बाई एवरेज ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइड बाई एवरेज ऑफ ए। यही है आ गया हमारा आंसर, आर ए हमारा बराबर होगा आर बी के, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा बड़ा था ये क्वेश्चन, बट वैसे इजी था, हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप इसको स्पीड से करते तो ये अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, एंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या कहता है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। देखो, द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स या आयंस डजंट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कौन से कॉम्प्लेक्स या कौन से आयन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इजी क्वेश्चन है, सीधा आंसर निकालना है। देखो पहला कॉम्प्लेक्स सॉल्व करते हैं। पहला हमें दिया है वेनेडियम CO6, पहला कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम CO6। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने कर दो, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइप एंड देन वेनेडियम। एटॉमिक नंबर वेनेडियम का होता है 23। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 4s2 3d3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो वेनेडियम 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। एक CO कितने कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, इंटू टोटल है 6 इंटू 6, मतलब 5 + 12 हो गए कितने 17 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इसी का, एक में ही दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं भाई हमारे ये। देखो नेक्स्ट क्या दिया है, टाइटेनियम Sp2Cl2। टाइटेनियम, देखो स्कैंडियम देन टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी, आर्गन 18, 4s2 एंड 3d2। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा 4। देन Cp का मतलब क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। दो कितने कर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, दो क्लोरीन कितने दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी कितने आ गए 16 इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। आंसर तो आ गया है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी एक बार बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, मैंगनीज BrCO5, राइट। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d5। 4s2 3d5 मतलब मैंगनीज देगा टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख लेती हूँ, मैंगनीज देगा 7 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑप्शन का ये फर्स्ट कंपाउंड है, मैंगनीज 7 प्लस ब्रोमीन, हैलोजन जितने भी हैं 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं 1। साथ में CO, एक कार्बोनिल 2 ऑक्सीजन देता है, तो 5 कितने देंगे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 कितने देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो फॉलो कर रहा है मेरा 18 इलेक्ट्रॉन को। सेकेंड ऑप्शन का दूसरा कंपाउंड देखते हैं, मैंगनीज है अगेन, मैंगनीज देगा 7 इलेक्ट्रॉन। साथ में कार्बोनिल, कार्बोनिल कितने देता है 2 इलेक्ट्रॉन, 5 कार्बोनिल देंगे कितने 10। और साथ में देखो यहाँ पे चार्ज भी है -1, अगर माइनस का चार्ज हमें दिया हो तो ये हो जाएगा ऐड, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया ना +1, मतलब ये भी हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। सेकेंड में दोनों कॉम्प्लेक्स हमारे 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन पे।
हालांकि ये सारे ही क्या करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे। हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम, हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये निकालते कैसे हैं, राइट। थर्ड कॉम्प्लेक्स में हमारा पहला थर्ड ऑप्शन में हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। 27 मतलब आर्गन 18, 4s2 एंड 3d7। 4s2 3d7, सो 2 और 7 टोटल कोबाल्ट देगा 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर थर्ड को, 9 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बोनिल। देखो एक कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कार्बोनिल देंगे कितने, 6। PPH3, PPH3 कितने देता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है हमारा। फॉस्फोरस, देखो फॉस्फोरस आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 एज ए लोन पेयर और ये 3 फिनाइल रिंग के साथ बॉन्डेड होंगे, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है देने के लिए ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा +2। और साथ में एक ये माइनस चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, +1। 9 +6 +2 +1, ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, राइट। सेकेंड कॉम्प्लेक्स देखो, कोबाल्ट 4CO12, यहाँ पे कितने हो गए, कोबाल्ट के 4 मतलब 9 × 4। ओके, फिर है नेक्स्ट 12 कितने हैं, कार्बोनिल। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 12 कितने देगा, 12 × 2। अब तो ये 18 नहीं होगा, क्योंकि साथ में इस पे क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है, कोबाल्ट 4 दिए हुए हैं, यहाँ पे कितने होंगे, मेटल मेटल बॉन्ड होंगे 6 चारों एटम के बीच में। तो दो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 × 2, और इस पूरे के डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना पर एट कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये भी क्या आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, 9 × 4 + 12 × 2 + 6 × 2, ये तो आ गए टोटल 4 कोबाल्ट के। एक कोबाल्ट का निकालेंगे तो हम इस पे करेंगे डिवाइड बाई 4, ठीक है। ऐसे ही हम फोर्थ ऑप्शन को कैलकुलेट कर लेंगे, इजी ही है फोर्थ भी। यहाँ पे फोर्थ में जो सेकंड ऑप्शन है, वहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड आएगा। एक मेटल मेटल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, वो आप खुद सॉल्व करके देखना, ये भी फॉलो करेगा 18 इलेक्ट्रॉन को। नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन मैंने ये एक ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ा है, तो इसका मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हमारे कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 29, देखते हैं। एंड ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29, क्या कहता है, एट 298 Kelvin, zinc electrode submerged in acidic medium 0.9 molar Zn+2 solution, which is connected by a salt bridge to 0.3 molar Ag plus solution containing silver electrode। और साथ में हमें इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है 0.76 वोल्ट, एंड एजी से एजी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है -0.80 वोल्ट। हमसे क्या पूछा है, इनिशियल वोल्टेज ऑफ शेल वर्सेस एसएचजी, मतलब हमसे इन शॉर्ट ईएमएफ पूछा है, ठीक है। ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ईएमएफ निकालने के लिए हम बेसिकली नल्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नल्स इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो देखो, वैसे तो हम इसको पूरे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप देखो क्या करना है, हमें नल्स इक्वेशन का क्वेश्चन है, नल्स इक्वेशन अप्लाई करनी है। पहले तो देखते हैं नल्स इक्वेशन क्या होती है। नल्स इक्वेशन होती है हमारी ई नॉट शेल, सॉरी ई शेल निकालना है हमें। ई शेल इक्वल होगा मेरा ई नॉट शेल माइनस 298 केल्विन दिया है, फिक्स है टेम्परेचर, तो यहाँ पे 0.0591 डिवाइडेड बाई मेरा हो जाएगा क्या, एन माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाई एन, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, राइट। अगर टेम्परेचर नहीं दिया होता तो ये वैल्यू होती मेरी 0.059 की जगह आ जाता RT डिवाइड बाई NF। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट होता है। बट 298 के लिए हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, तो मैंने इसको लिख लिया। अब हमारे पास हमें ई तो हमें कैलकुलेट करना है, ई शेल।
ई नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली दी हुई है। देखो ये दिया है ना, Zn2 पॉजिटिव 0.76 वोल्ट एंड Ag पॉजिटिव -0.8 वोल्ट। ये हमें ई नॉट की वैल्यू दी हुई है जो हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, लॉग ऑफ एनोड डिवाइड बाई कैथोड। अब हमें ये पता लगाना है इसमें हमारा एनोड ये Zn वाला है या फिर ये Ag वाला, जिंक वाला है या फिर सिल्वर वाला, हमें एनोड या कैथोड का पता लगाना पड़ेगा। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो हमें ईएमएफ दिया है ई ऑफ, एक मिनट भाई देखो हमें ईएमएफ दिया है ई ऑफ Zn वर्सेस Zn2 पॉजिटिव, कितना दिया है 0.76 वोल्ट, राइट। साथ में हमें ई ऑफ Ag वर्सेस Ag पॉजिटिव हमें दिया है कितना -0.80 वोल्ट। तो इसने तो पंगा कर दिया, जिंक से डी जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन करा दिया, यहाँ से भी Ag पॉजिटिव ऑक्सीडेशन करा दिया। तो हम पता कैसे करें कौन सी हमारी एनोड है और कौन सी हमारी कैथोड है? इजी है, जिसका पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी, साइन को भूल जाओ, ये माइनस प्लस दोनों भूल जाओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो। मोर द वैल्यू ऑफ मोर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमारे लिए एक्ट करेगी एज ए कैथोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो एक्ट करेगी एज ए कैथोड, उस पे होगा क्या, रिडक्शन। तो जो मेरी ये है Ag वाली शेल, ये एक्ट करेगी एज ए कैथोड। ठीक है, कैथोड की तरह एक्ट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जो मेरा ई शेल का फॉर्मूला होता है वो होता है ई एनोड ऑक्सीडेशन प्लस ई शेल कैथोड रिडक्शन, ये होता है फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन है ही है, जिंक क्या है एज ए एनोड, ये क्या है एज ए कैथोड, तो कैथोड पे भी यहाँ मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड वाला वैल्यू ठीक है लिख दो यहाँ पे एज इट इज 0.76 वोल्ट। अब यहाँ पे होना चाहिए था रिडक्शन, पर हो रहा है कैथोड पे ऑक्सीडेशन, तो हम यहाँ यूज करेंगे माइनस साइन एंड माइनस ऑफ 0.80 वोल्ट। तो यहाँ पे मेरा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.76, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.80 वोल्ट, मतलब हमारा ई शैल आ जाएगा 1.53 वोल्ट। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई, सॉरी भाई ई नॉट शेल है, ई नॉट शेल की वैल्यू हमने इसमें से कैलकुलेट कर ली। अब हमें ये पता चल गया कि कैथोड हमारा एक्ट करेगा कौन सा, Ag पॉजिटिव वाला। तो देखो यहाँ पे जो जिंक वाली कंसंट्रेशन दी है ये हम एनोड की जगह लिख लेंगे, और जो हमें ये Ag पॉजिटिव वाली कंसंट्रेशन दी है 0.3 मोलर, ये हम लिख देंगे कैथोड की जगह। कर दो, नॉन्स्ट इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको चेक करती हूँ। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, ई शेल देन ई नॉट शेल। ई नॉट शेल हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखो ई नॉट शेल मेरा आ गया कितना, सॉरी ई नॉट शेल अभी अभी कैलकुलेट किया है 1.53 वोल्ट, रख दो यहाँ पे 1.53 माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मेरा जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag पॉजिटिव में। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे ना Ag वाली शेल को, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस आउट हो जाए। अगर यहाँ से ऐसे समझ में आता है डायरेक्ट तो हमें n की वैल्यू लेनी है 2, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक बार इसको भी लिख लेते हैं। देखो जो हमारा एनोड है ये तो हमें पता है ना, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और जिंक हमारा एक्ट कर रहा है एज ए एनोड। देखो यहाँ पे अभी अभी हमने सॉल्व किया है, जो हमारा कैथोड है वो सिल्वर है, जिंक क्या है एनोड है, तो यही हम यूज़ करें जिंक पे एनोड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, मतलब जो हमारा जिंक है वो कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जिंक यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 में गया, मतलब इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। देन कैथोड, कैथोड है मेरा सिल्वर वाला, कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यहाँ पे मेरा Ag पॉजिटिव डिपॉजिट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा ये Ag सॉलिड में।
ठीक है। चार्ज जो स्पीसीज होती है वो होती है हमारी एक्वस मीडियम में, जो अनचार्ज है वो सॉलिड है। ठीक है। यहाँ पे जिंक वाले 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे एजी वाला 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो हमें ओवरऑल मेंटेन करने हैं ना, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एजी, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 एजी सॉलिड। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन मेरी आ जाएगी जिंक प्लस 2 एजी पॉजिटिव, कन्वर्ट होंगे मेरे ये 2 एजी में सॉलिड प्लस, और ये Zn2 पॉजिटिव आया। ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी इसकी। मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ से देखो तो भी 2 आएंगे, यहाँ से देखो तो भी 2 आएंगे, मतलब n की वैल्यू मेरी आ गई कितनी, 2। तो हमने इसमें रख दिया इसको। भाई इसको मैं दोबारा नीचे लिख लेती हूँ, इसको हटा दो यहाँ से। यहाँ पे मेरा आएगा ई शेल जो कि 1.53 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 2 एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। देखो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड कितना है, एनोड की कंसंट्रेशन जिंक वाली 0.9 और कैथोड की कितनी है 0.3 कर दो। यहाँ पे मेरा आएगा एनोड की कंसंट्रेशन मतलब 0.9 डिवाइडेड बाई कैथोड की कंसंट्रेशन 0.3 और रेज टू द पावर में चला जाएगा उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट मेरा 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, राइट। तो ये हो गई मेरी इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब क्या बचा है, अब तो सिर्फ इसका सॉल्यूशन करना बचा है। कर दो। ये क्या है 1.53 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या है लॉग ऑफ 0.9 और 0.3 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.09। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो यहाँ पे मेरा बचेगा ये log 10। और log 10 क्या होता है 1, log 10 हमारा 1 होता है। सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है और वही हमारा क्या होगा आंसर, मतलब 1.53 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.53 वोल्ट और यही हमारा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में, मुश्किल नहीं था ये ज़्यादा, सिर्फ आपको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी थी, एनोड कैथोड का पता लगाना था। तो देखते हैं हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 दे रहा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, जब एनोड कैथोड आपको नहीं दिया हो, मतलब डाटा दिया है बट ये नहीं बताया कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो जिसका पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा, ये पॉइंट याद रखना, जिसका पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा वो एक्ट करेगा हमारा एज ए कैथोड। ठीक है, साइन नहीं देखना, ये माइनस साइन है यहाँ प्लस साइन है, अगर ऐसे देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, ऐसे नहीं देखना, साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे हम, मैग्नीट्यूड को देखेंगे सिर्फ और पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन हम इसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, फॉर रेडिकल, ये आ गया भाई आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। राइट, काफ़ी देर बाद ऑर्गेनिक देखने को मिली है, अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन फिजिकल के कर लिए, कुछ इनऑर्गेनिक के कर लिए, राइट। देखो क्या कहता है, द रेडिकल हमें दिया है एक ये रेडिकल मतलब मिथाइल रेडिकल, देन ये रेडिकल दिया है इथाइल रेडिकल एंड C6H11। इस C का मतलब क्या है साइक्लिक, राइट, कुछ और मतलब नहीं है, यही है कि सिर्फ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारी। तो ये रेडिकल दिया है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रिलेटिव रेट ऑफ एडिशन, इस पे हमें इसका एडिशन कराना है और हमसे पूछा है इसका रेट क्या होगा। इजी ही क्वेश्चन है भाई, 2 मार्कर में स्टार्टिंग के क्वेश्चन इस पेपर में इजी है कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल बताई जाए, डायरेक्ट आंसर जिस बुक में है वो भी बता रही हूँ मैं, साथ साथ उसको डिस्क्राइब भी कर रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा बड़ा तो होगा पर आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अभी हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को, हमें रेडिकल दिए हैं, एक तो हमें दिया है क्या इथाइल रेडिकल, सॉरी मिथाइल रेडिकल, फिर इथाइल रेडिकल एंड देन साइक्लिक रेडिकल बना लेते हैं। सबसे पहला मेरा रेडिकल है ये वाला,
CH3 रेडिकल, राइट। देन मेरा है CH2 CH3 रेडिकल, और साथ में फिर C6H11, मतलब हेक्सेन रिंग दिया है रेडिकल, राइट, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है, रेडिकल स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है कि अगर हम इस कंपाउंड पे एडिशन कराते हैं CH2 CHCN का, तो किसका ऑर्डर फास्ट होगा। मतलब सिंपल इसका स्टेबिलिटी से कंपैरिजन करवाना है आपका। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल क्या होता है, रेडिकल की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी रेडिकल हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, राइट। ये हमारा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो देखो, ये मेरा मिथाइल रेडिकल, इसके साथ तो कोई भी कार्बन अटैच ही नहीं है, कार्बन अटैच नहीं है, तो ये मतलब क्या है, 0 डिग्री है मेरा। देन ये CH2 रेडिकल, इसके साथ एक कार्बन अटैच है, ये मेरा 1 डिग्री रेडिकल है। देन बात करें हेक्साइल की, ये रेडिकल मेरा एक इधर और एक इधर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सॉरी, रेडिकल है। तो यहाँ से अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो मेरा जो साइक्लोहेक्सेन रेडिकल है, 1 मिनट भाई, सॉरी, ये 5 मेंबर रिंग बन गई, इसको सही कर लेते हैं। जो हमारा साइक्लोहेक्सेन रेडिकल है, ये वाला, भाई 1 मिनट भाई, बिल्कुल भी बनाते हैं। साइक्लोहेक्सेन रेडिकल जो है, ये वाला रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, सेकेंडरी रेडिकल है। फिर मेरा रेडिकल होगा CH2 CH3 रेडिकल, ये स्टेबल होगा क्योंकि ये मेरा प्राइमरी रेडिकल है। एंड देन सबसे कम स्टेबल होगा मेरा CH3 रेडिकल, बिकॉज ये क्या है, 0 डिग्री रेडिकल है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही फास्ट रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, और वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेरा क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन रेडिकल, मतलब ऑप्शन ये सी मेरा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सी फास्ट एडिशन देगा, देन बी, और देन ए फास्ट देगा। ये मेरा इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहे हैं हम आपको, ताकि ईजिएस्ट वे में सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो जाए और आपको समझ आ जाए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।